आज की वीडियोस में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आपका बिहार इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका था और ज़्यादा एक्सपेक्टेड डेट है कि इलेक्शन डेट के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपका इसका एग्ज़ाम डेट आ सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है। और इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने रीजनिंग का जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था, और जस्ट इससे पहले जो वीडियोस थी ये आपका मैथ का था। सो यहाँ पे इस चैनल पे आपको बीएसएससी के रिलेटेड मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 है और मार्क्स है यहाँ पे 200, यानी 200 मार्क्स का है ना। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है ये 50 है। एक मार्क्स का यहाँ एक क्वेश्चन का यहाँ पे 4 मार्क्स है, ठीक है। तो इस वीडियोस में हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका पिछले वर्ष का जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था उसके पे आधारित रहेगा, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और क्वेश्चंस आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स एंड 3 कंक्लूजन रिलेटेड टू देम। और ये आपका 1 to 3 कंक्लूजन दिया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है। एज्यूमिंग द स्टेटमेंट एज ट्रूथ, ये जो आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसे आपको सही मानना है। एंड डिसाइड विच कंक्लूजन आर कम्प्लीटली ट्रू इन रिलेशन टू द स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इस प्रश्न में अक्षरों और के बीच संबंध दर्शाने वाले 2 कथनों में उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है जो कंक्लूजन में है, और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें कंक्लूजन बताना है। तो अब ये देखिए, ये टॉपिक है आपका मैथमेटिकल, जो मतलब इनइक्वालिटीज़ वाली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी क्या देते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर आपका आता है लेस देन, और फिर आता है आपका इक्वल टू। और जो वीडियोस कवर नहीं किए वो आइदर और कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है इसका, ठीक है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब यहाँ पे मेरा अनअकैडमी का क्लासेस पे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी क्लास किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, बी लेस देन है, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है सी से, और सी है ग्रेटर देन के से। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, के ग्रेटर देन आई है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, और एन इक्वल टू जी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट है उसे हमें यहाँ पे कंबाइन कर देना है। अब इस स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो पहले आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बचा ये दूसरा स्टेटमेंट। अब हम जो कंबाइन करेंगे तो पहला स्टेटमेंट से हमने ये देखेंगे कि कॉमन कौन है दूसरे स्टेटमेंट में। तो यहाँ कॉमन क्या मिल जा रहा है, के, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं के कंबाइन करके, ठीक है। अब लेकिन जब आप पेयर में इधर जब आप काउंट करोगे, या जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें मेज़र करोगे, तो एक शॉर्ट वे भी है कि आप इस तरह से। और हम लोगों ने यहाँ पे जो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है इस पर हम लोगों ने मैजिक बॉक्स में भी टॉपिक कवर किया है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियोस जा करके आप चैनल पे देख सकते हैं, जिससे कि आप शॉर्ट वे में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब कंबाइन करते हैं इस स्टेटमेंट को, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज़ लेस देन ए, लेस देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन के ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और एन इक्वल टू जी, ठीक है। सही फॉर्मेट आपका यही है, ठीक है। अब हम इजिली इसमें ये देख सकते हैं कि कौन ग्रेटर देन है, कौन इक्वल टू है। तो पहला कंक्लूजन हमें ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन आई। अब जब हम ए से आई की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ए और आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए और आई, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता है उन्हें पता होगा कि ए और आई में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ए और आई में जितनी भी यहाँ पे साइन है जो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ये सब यहाँ पे डिफरेंट है। आप समझने का इस तरह से भी समझ सकते हैं। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इज़ जो है लेस देन इक्वल टू सी है, सी इज़ ग्रेटर देन के इज़ ग्रेटर देन आई है। और हमें ए और आई में फाइंड आउट करना है, पता करना है कि ए ग्रेटर देन आई है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब सी और जी में अगर देख रहे हैं तो सी और जी की इधर और देखें हम
तो यहाँ पे सभी ग्रेटर देन का ही साइन आ रहा है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और ये आपका इक्वल टू, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन एन है तो एन इक्वल टू जी है, तो यहाँ पे हम जी भी लिख सकते हैं क्योंकि एन जी के बराबर है। अब जब भी ऐसा केस आएगा तो हम इसमें क्या बोले थे, प्रायोरिटी क्या देंगे हम लोग, ग्रेटर देन का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर हम ए और एन में देखें तो सेम ए और एन में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये ए हो गया और यहाँ एन हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट साइन आ रहा है। और आप ये भी इसको शॉर्ट वे में लिख सकते हैं कि साइन आपका एक ही तरफ आना चाहिए, ठीक है। दो एलिमेंट के बीच में दो डिफरेंट साइन नहीं आना चाहिए, या दो आप ये कह सकते हैं कि एक में ग्रेटर देन और एक में लेस देन आया तो वहाँ पे ये भी कह सकते हैं आप कि वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, या फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इज लेस देन तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका फॉल्स होगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन ही आपका सही है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली टू फॉलो इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चंस लेवल आपका बिहार इंटर लेवल का जो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चंस आपका इसी पैटर्न पर आने वाला है। और आपको पता है कि रीजनिंग से यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये 50 है और 50 क्वेश्चंस अगर आपका सही हो गया तो यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपको नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल बेसिक में देखते हैं कि 12 और 21 में यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। फिर हम देखें यहाँ तो कितना आ रहा है, 18 का। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, 36 का। फिर है आपका कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 72 ऐड करेंगे तब यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस दोनों में अगर हम डबल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि +9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे +18 हो रहा है, यहाँ पे +36 हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं 9 × 2 18 × 2 36, 36 × 2 72। तो अब ये जो नेक्स्ट नंबर हमको फाइंड करना है इसमें क्या करेंगे हम 72 में 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स 2 × 2 4 72 40। तो यहाँ जो नेक्स्ट नंबर आएगा ये आपका नंबर है, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे 144 आपका यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ लॉजिक हम लोगों ने देखा कि क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द क्वेश्चन मार्क विद द ऑप्शन दैट फॉलोज द अप्लाइड लॉजिक इन द फर्स्ट पेयर। अब देखिए ये एनालॉजी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएगा ये आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ रीजनिंग से, और जो कि आपका 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजिली 200 में आप 170 तो प्लस आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, और अच्छे से अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो 200 का 200 भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है, टीचर टीचर्स वर्कर। तो टीचर का क्या काम क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। तो आप हिंदी में भी इसका देख सकते हैं, अध्यापक पढ़ाना, तो श्रमिक फिर इसका क्या हो जाएगा, वर्क्स, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वर्कर क्या होगा, वर्क्स। तो रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा था, क्योंकि टीचर और टीचर्स दिया हुआ है, तो अध्यापक का काम क्या होता है, पढ़ाना, तो यहाँ पे श्रमिक क्या है, वर्कर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा वर्क्स। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि किसी कूट भाषा में यदि बीट को, और आपका यहाँ पे कोड दे दिया गया है 25120, इसको अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसी कूट भाषा में जो आपका यहाँ पे EDGE है को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज, यहाँ पे बीट को इस कोड में लिखा गया। अब इसमें क्या लॉजिक है ये हमें पता करना होगा, कि इसमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या लॉजिक है, और सेम लॉजिक यहाँ पे भी आपका एज में भी लगना चाहिए, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले हम देखें कि बीट में यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है।
यहाँ क्या है 25120। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। सिंपल यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। बी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। सी का कितना होता है? 3 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। और इससे आपका इसका अपोजिट वाला भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर, फिर हो गया आपका एल का अपोजिट होता है ओ, डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक हो गया आपका एच का, आप कैसे याद करेंगे एच और एस का? तो आप याद कर लेंगे हाई स्कूल। इससे एच और एस का, एच का उल्टा क्या होता है? एस। डी का उल्टा डी डब्लू होता है, तो आप इसे याद कर लेंगे ड्यू से, ठीक है। फिर आई का उल्टा आर होता है, तो आप इसे आई टू आर से भी याद कर सकते हैं। इससे आपको क्या याद हो जाएगा? दो चीज़ इसमें एक ही में आपको याद हो सकता है कि आई का वैल्यू होता है 9, फिर इसमें अगर हम 2 गुना करें तो कितना आता है? 18, और आर का वैल्यू कितना होता है? 18। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। हाई स्कूल का हो गया एच और एस से, ठीक है। फिर और भी यहाँ पे कुछ वैल्यू है। जैसे अगर आप बी का जो उल्टा वाई होता है अपोजिट, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? बी ओ वाई, ठीक है। बी ओ वाई, इससे भी आप याद कर सकते हैं। और भी जो इजी है इसका, जैसे जी का उल्टा क्या होता है? टी, तो आप इसे क्या याद कर सकते हैं? जी टी रोड से। तो ये सब कुछ शॉर्टकट है जो कि आप मेरा अनअकैडमी के क्लासेस देखे होंगे या जो पेड बैचेस है उसमें आपने क्लास किया होगा। तो इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो हो रहा था इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ रहा था, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना हो जाता है? ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो जाता है 5, डी का हो जाता है 4, ठीक है। फिर जी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है? 7, और ई का 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 5 4 7 5, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका ये सही होगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। अब आप ये श्योर रहिए कि आपको फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस या आपको ये दिया जा सकता है नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने फिगर में, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये सब रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ये देखेंगे कि कितना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। अब इस क्वेश्चंस में अगर हम देखें कि हाउ मेनी स्क्वायर्स, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे या कितने यहाँ पे स्क्वायर्स इस फिगर में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ब्रेक करके, यानी कि जो फिगर है इसे आप तोड़ के ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर पे आया, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर पे आया, ये वाला पार्ट पे एक स्क्वायर पे, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट पे आपका 2 स्क्वायर पे। तो इस तरह से करके फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर पे आ गया तीसरा नंबर पे, फिर चौथा में, फिर पाँचवा, छठा, ठीक है। आप यहाँ पे भी सीरियल वाइज कर सकते हैं, सातवां, ठीक है। फिर 8 9 आप यहाँ पे भी ले सकते हैं या सीरियल वाइज से भी आप काउंट कर सकते हैं। 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 10, और फिर क्या हो जाएगा आपका। फिर अगर हम ये कंप्लीट ये देखें तो ये भी तो कंप्लीट स्क्वायर है, 11 आ जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पे ये भी कंप्लीट है, 12 आ जाएगा, ठीक है, 13, फिर आपका 14, 15 सुन ले। फिर इस तरह से आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें 1 2, ये आपका कंप्लीट आ रहा था 1, फिर 2, फिर 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और फिर ये आपका एक 17, ठीक है। तो अब समझ में आया ये इस टाइप के फिगर को आप इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार इसे देख लेते हैं और सिंपल वे में और सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये एक आपका हुआ स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका दूसरा स्क्वायर, फिर तीसरा स्क्वायर, फिर आपका चौथा स्क्वायर, ठीक है।
फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर आपका ये स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस तरह से फिगर रिलेटेड आप श्योर रहिए कि आपको मे भी इसमें स्क्वायर दिया, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने के लिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने के लिए, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर आते हैं। अब देखिए ब्लड रिलेशन से आपका श्योर रहिए कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही। क्वेश्चन क्या है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी विच इज द ओनली सन ऑफ सी, जो बी है ओनली सन ऑफ सी का। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी सिंगल डॉटर्स टू ए। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी गिवन है। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पे कितना है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी यही 4 दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर ए बी सी डी में से किसी को हम स्क्वायर के अंदर अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि ये मेल है। अगर सर्किल के अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? फीमेल हो गया। और कोई दो एलिमेंट के बीच में, या कोई भी दो पर्सन के बीच में अगर ये रिलेशन ये ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि ए और बी के बीच में अभी हम ये दोनों ड्रॉ कर दिए, ये डायग्राम, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये मैरिड कपल हैं दोनों आपस में। ये मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक सिंगल लाइन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया सिबलिंग है। और अगर ये आपका वर्टिकल लाइन दी है या सीधे खड़ा आप ये बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? जनरेशन में गैप, या कह सकते हैं कि आपका इसमें डिफरेंस ऑफ जनरेशन, यानी इसमें जनरेशन का गैप हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी विच इज द ओनली सन ऑफ सी। तो ए और क्या है? ए इसमें क्या है? सिस्टर किसका है? बी का। दैट मीन्स ए का यहाँ पे जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल होगा। अब ए और बी में यहाँ पे क्या रिलेशन स्टैब्लिश होगा? सिबलिंग का। बी विच इज द ओनली सन ऑफ सी। अब बी यहाँ पे जो लाइन आया है, बी जो है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी विच इज द ओनली सन ऑफ सी। बी जो है यहाँ पे क्या है? सी का आपका ओनली सन है। तो इससे हमें पता चल गया कि बी का जेंडर क्या है? मेल है, ठीक है। अब क्या है? डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। डी जो है हस्बैंड है सी का, दैट मीन्स डी का जेंडर मेल है और सी का जेंडर फीमेल है। अब ये दोनों मैरिड कपल है, तो यहाँ पे आपका ये फिगर होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चंस में अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम देखा, ठीक है। अब क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी सिंगल्स डॉटर टू ए। तो अब ये दोनों के बीच में देखिए, अब डी सी और ए बी के बीच में क्या हुआ? जनरेशन गैप हुआ है। तो यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर दिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी सिंगल्स डॉटर टू सी। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सॉरी ये मैं गलत रीड कर रहा था। क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी सिंगल्स डॉटर टू ए। जो डी का यहाँ पे सिंगल्स डॉटर है उसका ए में यहाँ पे क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हम जो फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया आपका। अब इससे हम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन इसमें बता सकते हैं। अगर आपसे इसमें पूछे कि डी का रिलेशन बी से क्या है, ठीक है, डी का रिलेशन बी से क्या है, ए का रिलेशन सी से क्या है, तो अगर हमसे ये पूछे कि डी का रिलेशन बी से क्या है, तो डी यहाँ पे क्या होगा? बी का यहाँ पे फादर होगा। और अगर हम इसमें ये पूछें अब आपका कि ए यहाँ पे रिलेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सी, या ए का रिलेशन सी से क्या होगा, तो ए का क्या होगा यहाँ पे? ए क्या होगा इसका? सी का डॉटर है। डी और सी का यहाँ पे ए डॉटर है, और बी क्या है? डी और सी का यहाँ पे सन है, ठीक है। और क्वेश्चन के में अगर हम बात करें व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी सिंगल्स डॉटर टू ए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए तो इसका सिंगल यहाँ पे रिलेशन है ही, मतलब ये जो है यहाँ पे इसका डी की यहाँ पे सिंगल डॉटर है, और बी जो है यहाँ पे क्या है? सिंगल सन है। यानी डी का यहाँ पे दो ही चाइल्ड है, ए है आपका डॉटर और बी है आपका सन। तो यहाँ पे ए ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, ठीक है। या फिर क्योंकि अगर ये आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ मिसप्रिंट हो गया,
यहाँ पे या टाइपिंग में इशू आ गया, इसमें कुछ दिक्कत आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि डी सिंगल डॉटर क्या है, अगर इसमें पूछा कि डी सिर्फ डायरेक्ट अगर आपसे ये क्वेश्चन में यही पूछे कि डी का सिंगल डॉटर कौन है, तो यहाँ पे यही तो होगा सिंगल डॉटर, और यहाँ पे ए से ही रिलेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो ये आपका ए की जगह नहीं होगा, ए की जगह यहाँ पे आपका सी होगा। और अगर हम इसमें देखें सी की जगह फिर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर डी सिंगल डॉटर टू सी, यानी जो डी का जो सिंगल डॉटर है उसका सी से क्या रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका यहाँ पे हो जाएगा डॉटर हो जाएगा ए, क्योंकि ए का यहाँ पे क्या है, डॉटर है। तो दैट मीन्स सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है कि आपका जो फैमिली ट्री है, जो ब्लड रिलेशन से आपका जो डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को आप प्रॉपर देख लीजिएगा। और सबसे पहले जब तक आप उसका जो भी यहाँ पे पर्सन रहेगा, जब तक उसका यहाँ पे जेंडर डिसाइड ना हो, ठीक है, तब तक आप उसे यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। कि सपोज़ कीजिए इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका दिया हुआ इसी क्वेश्चन में दैट एफ इज़ द, या आप ये लिखिए यहाँ पे बी इज़ द फादर ऑफ एफ, यानी अगर क्वेश्चन में ये भी स्टेटमेंट ऐड कर दे रहा है कि बी जो है वो फादर है एफ का, तो यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब अभी हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि एफ यहाँ पे आपका फीमेल है या मेल है, ये क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें एफ का पता, अभी जो स्टेटमेंट है इससे हमें ये नहीं पता चला कि एफ का जेंडर क्या है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आप गलती ना हो इसीलिए क्वेश्चन आप ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा आया था, इसी रिलेटेड ये मॉक टेस्ट में डिज़ाइन किया गया। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन में क्या है, A फॉर B मीन्स A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, ठीक है। A3B मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B, A5B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B, A7B मीन्स अगर ये दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो B का ब्रदर है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में इधर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इसे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P4Q5R5S। तो P और Q में सबसे पहले हम देखें तो क्या है, P4Q का मतलब क्या है, P4Q मतलब आप ये समझिए कि ये आपका ए बी है, तो ए बी ही क्वेश्चन में नहीं देगा, ठीक है। ये आपका समझाने के लिए कि दो एलिमेंट के बीच में अगर आपका कोड 4 दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 3 दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो P4Q मतलब क्या हो गया, अब हम 4 में देखें तो मतलब क्या है कि A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, तो हमें P का जेंडर पता चल गया हस्बैंड का, और यहाँ पे दोनों के बीच में मैरिड कपल का होगा तो Q का हो गया फीमेल। अब Q और R के बीच में देखते तो ये दोनों के बीच में क्या कोड है, यहाँ पे 5 है, तो 5 मतलब क्या है कि Q जो है वो है सिस्टर है R का, ठीक है। अब अभी तक हमें R का जेंडर नहीं पता है तो हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते मेल है या फीमेल है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं कि R5S, तो फिर आपका यहाँ पे पता चल जा रहा है 5 का मतलब क्या है कि R इज़ द सिस्टर ऑफ S, ठीक है। अब ये देखिए क्या S का हम यहाँ पे पता कर पाएंगे, क्या S का जेंडर क्या है, ये अभी तक हम नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ नहीं है। और ये गलती आप यहाँ ना करें कि यहाँ पे आप स्पीड में बना रहे हैं या बिना प्रॉपर क्वेश्चन पढ़े आप इसे मेल जेंडर दे दें अपने मन से या फीमेल दे दें। तो अभी तक ये क्वेश्चन में पता नहीं है कि यहाँ पे इसका मेल होगा जेंडर या फीमेल होगा, तो इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन में हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पीज मदर टू पी, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है कि पी की माँ का पी से क्या संबंध है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो पी का पी के माँ से क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पीज मदर टू पी। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा क्वेश्चन था पी का जेंडर पे, ठीक है। अब यहाँ से पी का जेंडर हमें पता चल गया, ये क्या है, पी का जेंडर क्या है, मेल आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन ही होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, या जो फाइंड ऑड वन आउट होता है या जो यहाँ पे सब लॉजिक सेम फॉलो कर रहा होता है, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं जो सेम लॉजिक फॉलो नहीं कर रहे होते, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर इक्वल इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म ए ग्रुप, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू दैट ग्रुप। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन इस ग्रुप से रिलेशन में इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो सिंपल लॉजिक हम पहले ये देखते हैं कि u और y,
फिर आपका आर और वी, फिर है एस और डब्ल्यू, फिर है बी और जी, फिर है एम और क्यू। तो नॉर्मल अप्रोच लगाते हैं, वाई और वी में कितना आ रहा है टी, सॉरी वाई और यू और वाई में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी चौथे नंबर पे आ रहा है, तो दैट मीन्स 4 का हो रहा है यहाँ पे। पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे भी आपका 4 का हो रहा है। एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी आपका चौथे नंबर पे आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 आ रहा है दोनों के बीच में। फिर आपका बी और जी, बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे आपका 5th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर सेम लॉजिक हो रहा है तो एम और क्यू में भी 4 एलिमेंट कहीं आना चाहिए, मतलब 4 एम में अगर हम 4 ऐड करें दैट इज एम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आपका 4 है, तो दैट मीन्स यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, बी और जी में यहाँ जो लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, बी और जी में, तो बी और जी आपका यहाँ पे गलत है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अब जो देखिए बिहार इंटर लेवल का यहाँ पे एग्ज़ाम है ना, बिहार इंटर लेवल का जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये होगा आपका सैलोइज्म, ठीक है, सैलोक्स। फिर आता है आपका ब्लड रिलेशन, फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा एनालॉजी, फिर आपका कुछ नॉन वर्बल पार्ट का भी क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप ये फिगर काउंटिंग से भी काउंट कर सकते हैं, डाइस रिलेटेड ये सब आप इसमें देख सकते हैं, और पजल रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं बार बार कह रहा हूँ उसमें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 50 है, ठीक है। और बेसिकली रीजनिंग सेक्शन में आप इजीली यहाँ पे 170 जो कि टोटल मार्क्स होगा यहाँ पे रीजनिंग में 200 का, ठीक है, सिर्फ रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लीट तो आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो टोटल का क्वेश्चन कितना है 150, तो टोटल यहाँ पे मार्क्स जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा 600 का। 4 मार्क्स इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। तो अगर रीजनिंग की हम बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आप इजीली 170 प्लस स्कोर कर सकते हो, और अच्छे से प्रैक्टिस किए तो 200 में 200 भी आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब आपको फोकस करना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये होगा मैथ और रीजनिंग का। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। जो मॉक टेस्ट रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित रहेगा। साथ ही साथ को इस पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आपका 35 डेज़ का कोर्स है, ठीक है, और बहुत ही मिनिमम फ़ी है आपका सिर्फ 500, और ऑनलाइन कोर्सेज हो गए इसकी, और ये सिर्फ डेडिकेटेड बैच के लिए होगा, बिहार इंटर लेवल के लिए, ठीक है। और इसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस बहुत ही कम रखा गया, सिर्फ 500 रखा गया। और यहाँ पे आपको रीजनिंग से रिलेटेड अगर आपको बेसिक से भी स्टार्ट करना है तो बेसिकली इस बैच में आपको बेसिक से ही स्टार्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग टॉपिक के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, क्वेश्चंस भी, और आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होगा, और टारगेटेड एग्ज़ाम होगा बिहार इंटर लेवल का। तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है आपका कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ से ग्रुप से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी लिंक ग्रुप में, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप मैसेज करके या कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। आपको जो फीस है वो 500 रखी गई है, और जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 35 डेज़
और सभी इसमें प्रैक्टिस करवाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी जस्ट साइलॉक्स का हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपडेट आया क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन एंड 3 रिलेटेड कंक्लूजन, मतलब 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। इसी बेसिस पे हमें यह फाइंड आउट करना है कंक्लूजन। आपको ये मानना है कि कंक्लूजन जो आपका जो कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल ही सही है, और इसी के बेसिस पे हमें इसका निष्कर्ष निकालना है जो कि आपका कॉन्सेप्ट है साइलॉक्स का। तो साइलॉक्स में हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, ऑल एंड्स आर बर्ड्स, यानी जितनी भी चींटी है सब आपका पक्षी है। ऑल एंड्स आर बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइज, जितनी भी बर्ड्स है ये क्या है, फ्लाइज है, ठीक है। सम फ्लाइज आर मैमल्स, कुछ मक्खियाँ स्तनधारी, आप ये कह सकते हैं कि सम फ्लाइज आर मैमल्स, तो कुछ फ्लाइज मैमल्स है, ठीक है। अब हम लोग जो भी कैंडिडेट्स को यहाँ साइलॉक्स का कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं या जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें कुछ साइलॉक्स का कॉन्सेप्ट बता दें कि अगर आप सपोज कीजिए कि ए है, यहाँ पे आपका लिखा गया है ऑल ए इज बी, ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम क्या है होगा, ए का कंप्लीट पार्ट इसमें बी में, तो इसका सही कंक्लूजन क्या होगा, इसका सही कंक्लूजन आपका ये होगा सम ए इज बी, सम बी इज ए। अगर यहाँ कंक्लूजन में ये पूछ दिया कि ऑल बी इज ए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा पार्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या दिया हुआ कि ए का सारा पार्ट बी में है, तो अगर ए का सारा पार्ट बी में है तो कुछ भी पार्ट इसका बी में ही होगा। लेकिन यहाँ हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि बी का सारा पार्ट ए में है। तो साइलॉक्स में जब तक कंफर्म नहीं होता या फिर आपका उसका पॉसिबिलिटी का केस वहाँ पे नहीं आता, तब तक हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये आपका सही है, ठीक है। फिर इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं बैच के रिलेटेड आपको मैं बताया था यहाँ पे। अभी जस्ट जो ऊपर में आपको जो बैच स्टार्ट होने वाली है इसमें हम लोग ये सब साइलॉक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना बैच से रिलेटेड, इसमें साइलॉक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अब ये आता है ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट आता है साइलॉक्स में। इसमें क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ ओनली अ फ्यू ए इज़ बी, तो इसका मतलब क्या होता है, सम ए इज़ बी और सम ए इज़ नॉट बी। ओनली ए फ्यू ए इज़ बी का वेन डायग्राम क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए जो है वो बी है और कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। ये होता है ओनली ए फ्यू ए इज़ बी। अब इसमें अगर पॉसिबिलिटी वाली केस लगती है, अगर पॉसिबिलिटी में आपसे कंक्लूजन में ये पूछा जाए कि ऑल ए इज़ बी, तो यहाँ मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी लगा के पूछा जाए कि ऑल ए इज़ बी इज़ पॉसिबल, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहता तो हम पॉसिबिलिटी केस में कह सकते थे, बट यहाँ पे ओनली ए फ्यू केस में यहाँ पे हमें देखना है कि एक से बी की और इसमें ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पूछेगा कि ऑल ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी या ऑल ए कैन बी बी पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। वही अगर बी से ए में पॉसिबल में पूछेगा तो ये आपका सही हो जाएगा कंक्लूजन। तो ये सब कंक्लूजन है जो कि आप कॉन्सेप्ट है आपका साइलॉक्स का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि साइलॉक्स का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो, क्योंकि इस टाइप के एग्ज़ाम में ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ज़्यादा चांसेस है। तो आते हैं कंक्लूजन पे। क्या कंक्लूजन है, सम एंड्स आर मैमल्स। अब यहाँ पे क्या कि कुछ एंट जो है वो मैमल्स है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हो गया आपका एंट का पार्ट और ये हो गया आपका मैमल का पार्ट। तो हमें यहाँ पे वही देखना है जो आपका स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में क्या है, ऑल एंट्स आर बर्ड, ठीक है। एंट और बर्ड का यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन एंट और मैमल्स का, एंट और मैमल्स का कोई रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। या आप बस ये कह सकते हैं कि एंट और मैमल्स का आपस में इसमें कोई संबंध नहीं यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये आपका जब, और अभी मैंने ये बताया था कि साइलॉक्स में जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप उसे
ट्रू नहीं कर सकते कंक्लूजन में, और या आपका पॉसिबिलिटी केस उसमें ना दिया हो, ठीक है। तो सम एंड्स आर मैमल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। वही हम देखें सम बर्ड्स आर मैमल्स, सम बर्ड्स आर मैमल्स, तो बर्ड्स और मैमल्स में भी आप सेम यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, बर्ड्स आपका यहाँ ये वाला पार्ट आपका बर्ड्स का है और मैमल्स का पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल बर्ड्स आर, यहाँ पे क्या है, फ्लाइज है, ऑल बर्ड्स आर फ्लाइज है, और फ्लाइज का कुछ पार्ट है मैमल्स, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ बर्ड जो है आपका मैमल है, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी का केस नहीं दिया हुआ है ना, और ना ही मतलब इसमें पूछा नहीं गया पॉसिबिलिटी का बात कि सम बर्ड्स आर मैमल्स इज पॉसिबिलिटी या सम बर्ड्स कैन बी मैमल्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा रहा है कि सम बर्ड्स आर मैमल्स, तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है बट नॉट कन्फर्म है, तो जब तक ये कन्फर्म नहीं होगा तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें कंक्लूजन क्या है, ऑल द एंड्स आर बीज, बीज तो यहाँ के स्टेटमेंट में नहीं है, ये फ्लाइज होगा, ठीक है। ऑल द एंड्स आर बीज, अब हम ये देख रहे हैं अगर हम इस पार्ट को हटा दें मैमल्स को, फिर से ये ड्रॉ करें, ऑल एंड्स आर बर्ड्स और बर्ड्स आर मैमल्स, ऑल बर्ड्स आर क्या है आपका फ्लाइज है। तीसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल द एंड्स आर फ्लाइज, तो ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमें पता है कंक्लूजन यहाँ पे सैलोक्स का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग ए और बी में रिलेशन देखे थे, अब यहाँ पे ए बी और सी का है, तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल द एंड्स आर फ्लाइज, यानी अगर यहाँ पे हमसे कंक्लूजन पूछे कि और क्या सभी ए का पार्ट इसमें सी में होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि सभी ए का पार्ट आपका बी में है और सभी बी का पार्ट इसमें सी में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और सी में भी यहाँ पे सही होगा, लेकिन ऑल सी इज ए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस होगा आपका कि ऑल द एंड्स आर फ्लाइज, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 फॉलोज, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आया, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर इक्वल इन ए सर्टेन वे एंड फॉर्म ए ग्रुप विच वन इज नॉट रिलेटेड टू दैट, या आप ये कह सकते हैं कि ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है, या ग्रुप में हमें वो फाइंड करना है जो बाकी ग्रुप से फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें DNULB, DNULB, तो अगर हम गैप देख रहे हैं ये दोनों के बीच में, तो गैप यहाँ पे हमेशा यहाँ ज़्यादा आ रहा है। डी का आपका कितना वैल्यू हो जाता है 4, एन का आपका वैल्यू हो जाता है आपका 40, ठीक है। फिर यू की बात करें तो यू का आपका वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो जाता है 21, फिर एल की बात करें तो 12 और बी का बात करें तो 2। तो यहाँ पे हमें कहीं सेम यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। वॉवेल कितना होता है अल्फ़ाबेट में, AEIOU, और यहाँ हम देख रहे हैं एक वॉवेल है यू, तो आप ये कह सकते हैं इसमें DNLB आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वहीं आपका यू क्या है, वॉवेल है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, वॉवेल। लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या लगा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नंबर सीरीज है, चूज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब देखिए पहले का जो मॉक टेस्ट था, फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था हम लोगों ने क्या किया था, रीजनिंग का, फिर मैथ का भी हम लोगों ने अभी जस्ट इस पर वीडियोज़ अपलोड किया था। अब ये जो वीडियोज़ है ये आपका रीजनिंग का है, और फिर इसके बाद आपका मैथ का वीडियोज़ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न होता रहेगा, और जो भी एडमिशन से इंटरेस्टेड है, फ़ी है सिर्फ 500, और यहाँ पे हम लोग बेसिक से कवर करेंगे, 35 डेज़ का कोर्स है, और टारगेटेड एग्ज़ाम है आपका बिहार इंटर लेवल, ठीक है। और सभी आपका ऑनलाइन होगा, और आपको 3 डेमो क्लासेस भी इसमें दिया जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। 3 डेमो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपको इसमें पता है कि रीजनिंग में आप इजीली इसमें 200 में 200 स्कोर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में 52 है, 63, 85, 118, 162, हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखें कि सिंपल वे में इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कितना का आएगा। तो यहाँ पे हम 11 ऐड कर रहे हैं तो 63 आ जा रहा है, ठीक है। फिर हम 22 ऐड कर रहे हैं तो 85 आ जा रहा है,
फिर हम 33 ऐड कर रहे हैं तो 118 आ जा रहा है। तो क्या अब यहाँ 44 ऐड होगा? तो 118 में 44 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 162 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके लॉजिक से यहाँ पे क्या आना चाहिए? 55। तो 162 में 55 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 217। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 217। और ये जो एडमिशन रिलेटेड मैं बता रहा हूँ ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट है जिनका इसमें डिमांड आ रहा था कि सर बैच स्टार्ट करने के लिए, सो इसी रिलेटेड यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं बैचेस, जिसका फ़ीस है मिनिमम 500 है, जो कि बहुत मिनिमम रखा गया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे डिमांड था कि सर BSSC इंटर लेवल के लिए प्लीज़ डेडिकेटेड बैच लाइए। ठीक है, तो दैट्स वाई, इसी कारण था कि इस बैच को स्टार्ट करना हुआ और आपका एडमिशन प्रोसेस चालू। एडमिशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिशन रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द क्वेश्चन मार्क्स विद द ऑप्शन दैट फॉलोज द अप्लाइड लॉजिक इन द फर्स्ट पेयर। BL N, और यहाँ पे आपको लॉजिक फाइंड करना है कि क्या यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट होगा। तो B और L में देखिए हम, तो B का कितना वैल्यू होता है 2, और वहीं हम देखिए L का वैल्यू कितना हो रहा है 12। तो हम ये कह सकते हैं 10 का यहाँ पे गैप आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सेम लॉजिक देखें तो N का वैल्यू कितना है? N का वैल्यू होता है आपका 40। तो इसमें भी हम लोग 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मतलब X, Y का होता है 25, Z का होता है 26। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका X। ठीक है, तो ये तो था। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये तो फिगर वाला है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका 24, 13, 38। यहाँ हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो लॉजिक आपका फॉलो हो रहा है, यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जस्ट वेट अ मिनट, इसको एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट द नंबर that is related to the third number in the same way as second number related to फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? 24, 13, 38। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है, इस दोनों नंबर में जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए थर्ड और फोर्थ नंबर में। ठीक है, ऑप्शन है आपका दिया हुआ 23, 17, 20, 15। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि अगर हम देखें जो स्मार्ट अप्रोच है, 24 जो है यहाँ पे 23 का अगर हम दुगना देखें दैट इज़ 13 का अगर हम दुगना देखें तो क्या हो जाए 26। तो 24 जो है आपका यहाँ पे नज़दीक है 26 का। अब बात ये आता है कि यहाँ पे 13 कैसे आएगा। तो 24 और 13 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 24 में 2 ऐड कर दिए। ठीक है, अब 2 यहाँ पे हम लोग क्यों ऐड किए? क्योंकि ये हो गया आपका 26 और जो नंबर से हम इसमें जोड़े हैं उसी नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो गया 13। ठीक है, जो नंबर से हम यहाँ पे जोड़े हैं 24 में 2 जोड़े हैं
और उसी नंबर से हम 26 में जो इसका रिजल्ट आया इसी में हम यहाँ पे 2 से भाग कर दिए, तो कितना आया 13। अब सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे 40। अब किससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर यहाँ पे हम जोड़े हैं तो 40 में 2 डिवाइड करेंगे, दैट इज 20। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आंसर सी, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है और इसी लेवल का आपको क्वेश्चंस में एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब जो मैं अभी कर रहा था ये तो आपका इजी लेवल था, थोड़ा मॉडरेट लेवल में भी हम लोग जैसे 2-3 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे, तो देन आफ्टर हम लोग मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका मॉडरेट लेवल का आ जा रहा है, बिहार इंटर लेवल के जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिगर रिलेटेड आपको इतना ईजी क्वेश्चंस तो जरूर मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऐसा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन क्रिएट अ फुल स्क्वायर, मतलब आपका जो इसको फिगर दिया हुआ है ये इस फिगर में ऑप्शन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है जो आपका कंप्लीट स्क्वायर बना है। तो पहले हम देखते हैं 1 3 और आपका 3, ये कंप्लीट, ये तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो गया। 1 2 4 1 2 4, ये आपका ऐसे आ रहा है। दूसरा में आपका ये भी किस तरह से नहीं यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। तीसरा में देखिए 1 3 और 5 1, फिर आपका सर्किल आ जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं फॉलो हो गया। बचा ऑप्शन डी हमारे पास, क्या 2 4 5, यानी दूसरा फिगर, चौथा और पाँचवा। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये हो गया आपका दूसरा फिगर। ठीक है, फिर है चौथा, तो चौथा को अगर हम यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम चौथा जैसे फिगर है आपका, चलिए ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे नीचे पे ड्रॉ करते तो मे बी इसमें नहीं आ सकता था, तो ये हो गया आपका दूसरा चौथा। और यहाँ पे अगर हम पाँचवा फिगर ये करें तो देखिए अब जब ये सबको कंबाइन करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये फिर से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कैरेक्टर्स हैज बीन शोन इन द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, इस स्टेटमेंट को आपको सही मानना है और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा। तो इसमें कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा पहला कंक्लूजन क्या है, ओ और आई का। तो ओ और आई के बीच में हम देख रहे हैं, तो सभी इसमें एक साइन की और मतलब एक साइड की इधर साइन दिया हुआ, ये भी लेस देन है, इधर भी लेस देन है, फिर आया आपका लेस देन इक्वल टू। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि सबसे प्रायोरिटी के पहले किसको देंगे, लेस देन इक्वल टू में लेस देन को। तो ओ लेस देन आई, ये आपका सही होगा। फिर हम देखिए डी ग्रेटर देन एन। अब अगर हम डी और एन में देख रहे हैं, डी और एन में, तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, इधर आपका लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है, फिर इक्वल टू, तो ठीक है, फिर आपका लेस देन है, फिर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डी और एन में नो रिलेशन स्टेब्लिश, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए फॉलो, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉल्स ट्रू हो रहा है, कंक्लूजन 1, दूसरा तो फॉल्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए जैसे मैं बताया था कि आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे भी है, ए मैन पॉइंटिंग टू ए बॉय सेड ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर इन लॉ हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर, ये आपका इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज दैट गाय हैव विथ दैट बॉय, ये हमें फाइंड आउट कर। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं, या पिक्चर में आप अपने आप को पॉइंट आउट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैन पॉइंटिंग टू ए बॉय सेड ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये मैन है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसका मैन्स वाइफ है, यही दोनों डायग्राम बनेगा इसमें।
फिर क्या बोल रहा है, ही इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर इन लॉ हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग। तो दैट मीन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, यहाँ पे आपका ओनली सिबलिंग आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रैंडफादर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिगर क्लासिफिकेशन से आपका जो टॉपिक है फिगर क्लासिफिकेशन से, ये आप श्योर रहिए कि इससे आपको फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पिक्चर नेक्स्ट टू द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या बताना है कि इस पैटर्न के बेसिस पे आपको बताना है कि नेक्स्ट फिगर आपका यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब जो आने वाला फिगर है आपका यहाँ पे क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस रहे आपके पास तो आपको क्या करना है कि पहले एक सिंबल को पकड़ के ये देखना है कि इसका मूवमेंट कैसा है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सब कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, या फिगर का उल्टा कर दिया जाएगा। इसी में आप ये देखिएगा कि आपको फिर रहेगा न्यू फिगर ऐड। ठीक है, तो इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा फिगर क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें, ये सिंबल को अगर फाइंड आउट करें कि ये सिंबल को देखें, इसका मूवमेंट पकड़े कि कैसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे ये आया, दूसरा में ये इधर आ गया। दैट मीन्स ये एक आपका, आप ये कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेप में ये मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इधर मूव करता, इस तरह से करता, आप देखिए क्लॉक ऐसे है, अगर इधर मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर इधर हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा इस तरह से तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। फिर यहाँ पे आया, अब दैट मीन्स इस फिगर के बाद आपका यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे आना चाहिए था दूसरा फिगर में, तो यहाँ आया। अब जो आएगा तीसरा में वो मिडिल में आएगा, तो ठीक है भैया मिडिल में है। अब जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए ये फिगर है हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकदम राइट बॉटम कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, तो एक फिगर तो हम लोग देख लिए राइट बॉटम कॉर्नर पे। अब जैसे ही राइट बॉटम कॉर्नर पे देखें तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच गया ये। अब इसमें देखना है कि सेम लॉजिक है कि नहीं। तो क्वेश्चन मार्क वाले पे देख रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क का क्या हो रहा है, एक आपका अपवर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा टॉप राइट पे, फिर टॉप राइट पे हट के आपका मिडिल पे आ गया। ठीक है, अब मिडिल पे आ गया तो इधर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा फिर ये, अब ये आपका मिडिल पे आएगा। दैट मीन्स इस तरह से फिगर होगा। सो करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है, चूज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर सीरीज में फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे एडिशन में देखें तो 12 में हम कितना यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपका नंबर आएगा तो 31। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेम नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, 43 में प्लस कितना ऐड करेंगे 31 तो आ गया 74। 71 में फिर आपका कितना ऐड करेंगे 31 तो आ जाएगा आपका 105। तो 105 में फिर हम देख रहे हैं कि 31 ऐड कर रहे हैं तो 136 आ रहा है। फिर 136 में 31 ऐड कर रहे हैं तो आपका 167 आ रहा है। तो सिंपल लॉजिक था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ये है आपका पजल। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पजल। अब जो कैंडिडेट जो मैंने बैच जो एडमिशन रिलेटेड मैंने अभी अपडेट दिया था आपको, ठीक है, तो उसमें जब भी हम पजल वाला डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसमें सारे पजल डिस्कस करेंगे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बॉक्स, फ्लोर, ये सभी पजल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि पजल से आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप सपोज करके रखिए कि पजल से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, प्लीज रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पजल में है कि 6 फ्रेंड है, ABCD एंड F आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल। अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर टेबल।
फेसिंग द सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये देखना है कि जो पर्सन यहाँ पे बैठे हुए वो फेस किधर किए हुए। हिंदी में भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि फेस किधर किए हुए, तो फेसिंग द सेंटर, सेंटर किधर फेस किए हुए, तो 6 पर्सन है सेंटर किधर फेस किए हुए। ठीक है, अब कभी भी पजल हम लोग ये बनाते हैं तो पजल में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले उस पॉइंट को पिक करते हैं जिसका जो पोजीशन हो वो फिक्स हो। अब इसमें क्या है कि ई एंड ए आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ई और ए एक दूसरे के अपोजिट बैठे, ई और ए आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। तो सबसे पहले हम देखें क्या है यहाँ पे, सी इज सिटिंग सेकेंड इन द सेकेंड पोजिशन ऑन द राइट साइड ऑफ बी। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ ए चेंजेस इट्स पोजिशन फ्रॉम सी एंड फ्रॉम ई एफ ई अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर हु इज विल सिट इन द फोर्थ पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ए का पोजिशन इज चेंजेस फ्रॉम सी एंड ई फ्रॉम एफ, यहाँ पे ई एंड ई फ्रॉम एफ। ठीक है, ये यहाँ ई जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर। फिर जो उसका न्यू अरेंजमेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना कि हु विल सिट इन द फोर्थ पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बी, यानी बी के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से अगर हम फोर्थ पोजीशन से काउंट करें तो वो वहाँ पे कौन से पर्सन बैठे होंगे। क्वेश्चन को हिंदी में भी रिपीट कर दे रहे हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, दैट मीन्स सेंटर। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि ये सब इसी क्रम में बैठे हों। ई और ए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। बी डी और ई के बीच में बैठा है। बी जो है यहाँ देखिए कॉमा है, डी और ई के बीच में बैठा है। सी बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के दाईं और से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन में यदि नए क्रम के अनुसार ए जो है आपका सी से पोजीशन चेंज कर लेता है और ई जो एफ से यहाँ पे पोजीशन चेंज कर लेता है, स्थान बदलता है, तो बी के बाईं ओर से चौथा स्थान पर कौन बैठेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पॉइंट पिक करेंगे क्योंकि इससे हमारा पॉसिबिलिटी कम आएगा और इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू पुट का मतलब पर्सन का जो प्लेस है वो पुट कर पाएंगे। तो सी इज सिटिंग इन द सेकेंड पोजिशन ऑन द राइट साइड ऑफ बी, तो बी का पोजीशन हम यहाँ पे किए, तो सी इज सिटिंग इन द सेकेंड पोजीशन ऑन द राइट साइड ऑफ बी। अब बी सी का यहाँ पे राइट साइड किधर होगा, बी पर्सन फेस इधर क्या हुआ, राइट साइड यहाँ पे आएगा। सेकेंड पोजीशन पे बोल रहा है तो सेकेंड पोजीशन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर क्या है, बी सिटिंग बिटवीन डी एंड डी, बी जो है वो आपका डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे डी और ई नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ई और ए एक दूसरे के अपोजिट बैठा है। ठीक है, तो डी और ई हम कहाँ देंगे। अब अगर हम देखें डी का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें और ई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे भी पुट करें, या डी का यहाँ पे पुट करें या ई का भी यहाँ पे पुट करें वैल्यू, तो हम ये देख रहे हैं कि ए जो है वो ई के अपोजिट में बैठेगा, तो दोनों यहाँ पे फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है ये भी फॉलो करवाना है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू पुट नहीं करवा करके हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपल कि पहला क्या है, ई एंड ए आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। चाहे आप ई का वैल्यू यहाँ पुट करवा दीजिए या यहाँ पे भी, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लेके देख लेते हैं, और ई और ए एक दूसरे के अपोजिट बैठा है। ठीक है, अब क्या है, बी सिटिंग बिटवीन डी एंड डी, डी और ई के बीच में बी बैठा है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी आती है, या तो डी यहाँ पे बैठेगा तो बी यहाँ पे बैठा, या फिर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी आपकी कहाँ पे आ रही थी, बी और डी यहाँ पे बैठेगा। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकती है कि ए और ई यहाँ पे आ गया और डी और बी यहाँ पे आ गया। दो पॉसिबिलिटी आ सकती है इस फिगर में। फिर क्या है कि बी सिटिंग सी सिटिंग इन द सेकेंड पोजिशन ऑन द राइट साइड ऑफ बी। अब बी से सेकेंड राइट में यहाँ पे सी बैठा है, तो अगर हम दूसरे केस पे देखें तो बी से यहाँ पे सेकेंड राइट में तो ऑलरेडी ये बैठा हुआ है, यानी ये फॉलो नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें केस 1 में, तो यहाँ पे अगर हम सी का देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जा रहा है, यानी ये यहाँ पे वैकेंट है, तो यहाँ पे सी को हम बैठा सकते हैं। अब बच गया कौन, एक और पर्सन है एफ, तो एफ को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्लेस ही खाली नहीं था जहाँ पे आपको सी को बैठा सके। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, इफ़ ए चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम सी, ए जो है सी से पोजिशन चेंज कर लिया है और ई जो है एफ से पोजिशन चेंज कर लिया, देन हु विल सिट इन द फोर्थ पोजिशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट साइड में कौन आएगा, बी पोजिशन या सेंटर की ओर किया हुआ है तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो सी से कौन इंटरचेंज किया, सी से इंटरचेंज किया ए, तो सी के जगह पे आप क्या आ जाएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा क्योंकि कंडीशन हमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये तो आपका प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम लोग बनाए। ठीक है, और रिसेंटली आपका जो है, क्योंकि आपको पता ही है कंपटीशन इसमें टफ कर दिया गया और कितना टफ है, तो इसलिए यहाँ पे जो पजल्स का क्वेश्चंस रहेगा ये आपको मॉडरेट लेवल का देखने को एग्ज़ाम में मतलब आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो बेसिकली जो एडमिशन है, जो बैचेस है, यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस का लेवल प्रैक्टिस करेंगे इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका डाइस रिलेटेड वाला, इसमें आपको अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा या आपका डाइस दिया जाएगा, मतलब यहाँ नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें, तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर 6 लेटर ABCJKL। ठीक है, KL का इसमें भी दे दिया गया, आर प्रिंटेड ऑन ईच सरफेस ऑफ द डाइस, ऑन विच सरफेस विल द लेटर बी इंस्क्राइब्ड ऑन द सरफेस विच इज़ C लेटर। ठीक है, हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि आपका सिंपल आप ये समझिए कि C का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट क्या होगा इस डाइस में। तो जब भी आपको इस तरह का डाइस मिले तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कॉमन कौन है दोनों डाइस में, तो कॉमन कौन है ए, तो जहाँ से कॉमन है वहाँ से आप इसे यहाँ से आप इसे क्या करेंगे, उस फिगर से आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले फिगर की देखें तो यहाँ पे भी कॉमन है, तो अब यहाँ क्लॉकवाइज क्या आएगा, बी, फिर सी आएगा। अब यहाँ से देखें ए है तो यहाँ से क्लॉकवाइज क्या आएगा, एल, फिर एल के बाद जे आएगा। तो सी का अपोजिट पूछ रहा है तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और अगर बी का अपोजिट पूछता तो एल होता। ठीक है, तो ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे डाइस में फॉलो करेंगे और डाइस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द क्वेश्चन मार्क्स विद द ऑप्शन दैट फॉलोज द अप्लाइड लॉजिक इन द फर्स्ट पेयर। अब जो यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा है इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक आपका फॉलो होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे 111 है, फिर है आपका 12, तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि 1 + 1 + 1 ये हो गया 3, 3 × 4 तो हो गया 12, तो क्या यहाँ पे भी सेम लॉजिक फॉलो होगा, 3 9 1 9 3 12 1 13, तो 13 में भी हम 4 का गुना करेंगे तो ये हो गया 52, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका डी। तो लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो नंबर था आपका इस नंबर को ऐड कर दिया गया था। अब ये कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू 4 ये आपका सेकेंड नंबर के इक्वल है। ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर और ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, क्योंकि जब भी इस तरह का नंबर होगा तो आप इसमें कि सेमी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ज़्यादा चांसेस है कि सेमी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चंस रहता है कि जो नंबर रहेगा आपका, जो इसमें डिजिट रहेगा वो डिजिट को ऐड करके जो आउटपुट आएगा या उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का होगा या फिर उसमें एडिशन का हो सकता है या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। तो ये लॉजिक का भी आंसर आपका कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मैथ का रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैथ मॉक टेस्ट रिलेटेड हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें।
और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एडमिशन रिलेटेड, उन्हें ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस जो डिटेल्स से बता दिया गया है। और अगर वो ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से वो कनेक्ट हो सकते हैं। और एडमिशन रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।